स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं वीव्यू FIGP सेमेस्टर 5 हिस्ट्री मेजर 9 का ये हमारा सेट 1 होने वाला है। हिस्ट्री मेजर 9 का सेट 1 एमसीक्यूज का होने वाला है, जहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी सिर्फ 2 यूनिट से, यूनिट 1 और यूनिट 2 से, जहाँ पर आपको सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में क्वेश्चन कराया जा रहा है। एक और सेट हम करवाएंगे सेट 2, जहाँ पर आप बाकी और 7 यूनिट को देखेंगे, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 6, 7 और 8, 9। ठीक है, इस तरह से सेट 2 में हम लोग 50 क्वेश्चन को और देखने वाले हैं। तो सेट 2 बहुत ही जल्द लाने वाले हैं हम। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। अगर आप मेरा 15 नंबर वाला क्वेश्चन सारा देख करके जा रहे हैं, ठीक है, जो हम लॉन्ग टाइप आंसर करवा रखे हैं हिस्ट्री मेजर 9 का, अगर वो आप देख करके जाते हैं तो अलग से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसी में सारा कवर हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप लोग नहीं देखें तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन को देख करके जाइए, कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो है फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1789 में। क्योंकि ये तो एक आसान क्वेश्चन, आप आराम से इसका आंसर दे सकते थे। दोस्तों चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो ग्रुप आप ही लोगों के हेल्प के लिए बनाया गया है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट करके बोलिए कि PDF चाहिए, हम PDF वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, जिससे आप सभी का टाइम भी बचेगा और आप लोग का मदद भी हो जाएगा। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी मदद हो सके, वो भी अच्छे तैयार करके जा सके। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस का राजा कौन था जब फ्रांसीसी क्रांति हुई। जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हो रही थी, उस टाइम में फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस का राजा था लुईस सोलहवां। कौन था? लुईस सोलहवां। फ्रांस की रानी कौन थी? फ्रांस की रानी कौन थी? मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट ये उस टाइम की रानी है जब यहाँ पर फ्रांस कह सकते हैं कि जो युद्ध हो रहा था उस टाइम का। ठीक है, बाकी फ्रांस में रानियां तो बहुत सारी हुई, तो उस टाइम में जब युद्ध हो रहा था, उस टाइम में क्रांति के टाइम में कौन सी रानी थी? वो थी मैरी एंटोनेट। चौथा क्वेश्चन आपका कि फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था। हम आपको ये क्वेश्चन जब 15 नंबर वाला आंसर कराया तो उस टाइम बता चुके थे कि जो फ्रांसीसी समाज है वो 3 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में फादरी वर्ग के लोग रहते थे, मतलब फादरी लोग रहते थे। द्वितीय वर्ग में जो सामंत लोग हैं वो हुआ करते थे, और तीसरे वर्ग में जन सामान्य रहते थे, मतलब जो आम लोग हैं, जैसे मजदूर, किसान, व्यापारी, ठीक है, वकील, शिक्षक, ये लोग। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको MCQs में पूछा जा सकता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि प्रथम वर्ग में कौन शामिल था? पादरी वर्ग शामिल था। द्वितीय वर्ग में कौन शामिल था? सामंत वर्ग शामिल था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका MCQs में बन सकता है। तृतीय वर्ग में कौन शामिल था? वो सामान्य जनता थी, मतलब आम लोग, जैसे हम लोग और आप लोग हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई गई। स्टेट्स जनरल ये चीज़ भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, स्टेट्स जनरल की कब जो बैठक कब बुलाई गई थी? 1789 में। इसी के बाद जो राष्ट्रीय सभा है या फिर जो संविधान सभा है वो बनाया जाता है। ये चीज़ हम आपको उस टाइम बता चुके थे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेट्स जनरल की बैठक कहाँ हुई थी? वो हुआ था वर्साई में। कहाँ पर? वर्साई में इसका हुआ था बैठक। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सभा का गठन कब हुआ था? 1789 में। जैसे कि हम आपको ऊपर ही बताए कि 1789 में इसका बैठक हुआ था वर्साई में। ठीक है, और वहीं पर राष्ट्रीय सभा बनी थी। यहीं पर इन्होंने क्या किया? शपथ लिया था। जो राष्ट्रीय सभा है वो टेनिस कोर्ट में ही शपथ लिए थे। राष्ट्रीय सभा या फिर कहीं पर आपको संविधान सभा देखने को मिल जाएगा, तो टेनिस कोर्ट में जाकर के ये लोग क्या किए थे? शपथ लिए थे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बास्तिल का पतन कब हुआ। बास्तिल युद्ध या फिर बास्तिल का पतन कब हुआ था? वो हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। कहा जा रहा है कि बास्तिल किसका प्रतीक था? वो था राजकीय निरंकुशता का। राजकीय निरंकुशता मतलब जहाँ पर राजा किसी का बात नहीं सुनता है, राजा सिर्फ अपना मनमानी करता है, उसको बोलते हैं राजकीय निरंकुशता। ठीक है, तो बास्तिल उसी का प्रतीक था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा कब हुई। मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा कब हुई थी? उसी 1789 में, 26 अगस्त 1789 में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सभा के द्वारा या फिर संविधान सभा के द्वारा। और राष्ट्रीय सभा कौन थे? वहाँ के मजदूर लोग, किसान, शिक्षक, व्यापारी, ये सब क्या है, खुद को उन्होंने राष्ट्रीय सभा घोषित किया था। क्योंकि राष्ट्रीय संविधान या फिर कह सकते जो संविधान सभा है वो बनाने का किसका काम? विधायिका का, राजा का काम है, प्रधानमंत्री का काम है। ठीक है, मतलब जो देश का लीडर उसका काम है। लेकिन वहाँ पर जो लीडर था वो कोई काम का नहीं था, वो किसी का बात नहीं मानता था, लोगों के हित के बारे में नहीं सोचता था। इसीलिए लोगों ने क्या किया? खुद ही संविधान बनाने का शुरुआत किया, और खुद ही, क्योंकि संविधान किसके लिए होता है? लोगों के लिए होता है।
तो लोगों ने खुद संविधान बनाना शुरू किया, लोगों ने खुद देश के बारे में सोचना शुरू किया, तो उसने खुद को ही संविधान सभा घोषित कर लिया, राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया था। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति का था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति का था? वो फ्रांसीसी क्रांति 1789 का। अगर आप मेरे 15 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर को देखें तो आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं हो रहा, अगर आराम से आप सारे क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन थे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन थे? वो थे रूसो। ठीक है, रूसो। 17 नंबर क्वेश्चन आपका कि स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखी है? बुक वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, जो बुक है या फिर जो ग्रंथ है उसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो स्पिरिट ऑफ लॉज किसके द्वारा लिखा गया? मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया, मोंटेस्क्यू। ठीक है, मोंटेस्क्यू। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्टेयर किस विचार के समर्थक थे? जो वोल्टेयर है वो कैसे विचार के समर्थक थे? वो थे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक। मतलब व्यक्ति या फिर कैसे जो जनता है, जो प्रजा है, वो अपने विचारों को, अपने व्यक्ति को जाहिर कर सकता है, इसके वो कौन थे? समर्थक थे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस का पहला लिखित संविधान कब बना? फ्रांस का पहला लिखित संविधान कब बना? वो बना था 1791 में। ये चीज़ हम आपको वहाँ पर बता चुके हैं। 1791 में पहला लिखित संविधान बना था। आप जो 1789 में देखते हैं कि 1789 में संविधान सभा का गठन, वो सिर्फ संविधान सभा था। जब तख्ता पलट होता है उसके बाद 1791 में लिखित संविधान बनता है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कि 1792 में फ्रांस में कौन सी शासन व्यवस्था स्थापित हुई? 1792 में कौन सी शासन व्यवस्था स्थापित हुई? तो वो था गणतंत्र, गणतंत्र व्यवस्था स्थापित हुई थी। आगे चल के फिर आप देखेंगे 21वां नंबर क्वेश्चन है कि लुईस 16वें को मृत्युदंड कब दिया गया? लुईस 16वें को मृत्युदंड कब दिया गया था? वो दिया गया था 21 जनवरी 1793 को, 21 जनवरी 1793। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आतंक का शासन किसके नेतृत्व में चला? जो आतंक का शासन है वो किसके नेतृत्व में चला था? वो चला था रॉबिस्फियर के शासन में, रॉबिस्फियर के शासन में चला था आतंक का राज्य। आतंक का राज्य अगर आप नहीं पढ़े तो हम वीडियो बना चुके हैं, देख लीजिएगा एक बार जाके। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का कि आतंक का शासन कब तक चला? आतंक का शासन कब तक चला था? वो चला था 93 से लेकर के 94 तक। डिटेल में हम आंसर करवा चुके हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबिस्फियर किस दल का नेता था? ठीक है, जो रॉबिस्फियर थे वो किस दल के नेता थे? वो थे जैकोबिन के। ठीक है, जैकोबिन दल के नेता। सही आंसर क्या हो जाएगा? जैकोबिन। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है कि फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? सामंतवाद का अंत हुआ। सामंतवाद का क्या हुआ? अंत हो गया। मतलब वहाँ पर सिर्फ जो बड़े लोग हैं या फिर जो सामंती लोग हैं, जो पादरी लोग हैं, सिर्फ उन्हीं का बात चलता था। प्रजा का कोई वैल्यू नहीं था, लोगों का वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं था। तो जब 1789 का क्रांति हुआ था, जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो परिणाम आया वो किस लिए आया था? सामंतवाद का अंत हुआ था उस टाइम में, और लोगों के बात को सुना जाने लगा, क्योंकि लोगों ने खुद को ही संविधान सभा घोषित कर लिया, राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया था। 26 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ? नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 1769 में। ये चीज़ भी हम आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन आ सकता है ये भी। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन आपका कि नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? कोर्सिका द्वीप में। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेपोलियन का जन्म 69 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? कोर्सिका द्वीप में हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने सत्ता कब प्राप्त की? नेपोलियन ने सत्ता कब प्राप्त की? 1799 में नेपोलियन ने सत्ता प्राप्त की, क्योंकि जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, ठीक है, जब फ्रांसीसी क्रांति का तख्ता पलट हो उसके बहुत समय के बाद क्या क्या नेपोलियन ने सत्ता प्राप्त किया था? जब कह सकते जब फ्रांस में फिर से बहुत अफरा तफरी मच गया, अराजकता फैलने लगा था, उसके बाद इन्हीं सब चीज़ों का फायदा उठा के जब नेपोलियन है वो वहाँ का शासक बन जाता है, सत्ता प्राप्त करता है। उससे पहले कौन था? लेनिन था। 29 नंबर क्वेश्चन आपका कि 1799 की घटना किस नाम से प्रसिद्ध है? 1799 की जो घटना है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? वो 18वें ब्रूमेयर का तख्ता पलट, 18वें ब्रूमेयर का तख्ता पलट। ये चीज़ हम आपको 15 नंबर क्वेश्चन जब कराते हैं उस टाइम बता चुके हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने स्वयं को सम्राट कब घोषित किया? नेपोलियन ने स्वयं को सम्राट कब घोषित किया था? 1804 में। 1799 में तो वो सिर्फ शासक बना था, लेकिन वहाँ पर क्या है, 5 लोग मिलकर के शासन कर रहे थे। लेकिन जब थोड़ा सा टाइम बीता तो इसने क्या किया, कैसे जो निरंकुशता है उसको लागू कर दिया, ठीक है, या फिर कैसे जो तानाशाह शासन है उसको लागू कर दिया, और ये खुद को 1804 में वहाँ का राजा घोषित कर लेता है, मंत्री घोषित कर लेता है, मतलब जो मुखिया है उसका घोषित कर लेता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन का राज्याभिषेक कहाँ हुआ?
नेपोलियन का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? वो हुआ था पेरिस में, पेरिस के नोट्रे डेम गिरजाघर में। मतलब वहाँ पर क्या है, चर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं गिरजाघर को? चर्च बोलते हैं। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? जो नेपोलियन संहिता वो कब लागू हुई? 1804 को ही नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। नेपोलियन संहिता मतलब इसके द्वारा एक कानून बनाया गया था जहाँ पर लोगों के बातों को सुना जाए, इसको बोलते हैं नेपोलियन संहिता। बहुत सारे सुधार भी किए नेपोलियन ने, हालांकि नेपोलियन के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध कह सकते हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत सारे सुधार भी किए हैं। 33 क्वेश्चन का है कि नेपोलियन संहिता का दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं सिविल कोड, सिविल कोड। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था ट्राफलगर का युद्ध? 1805 ईस्वी में। 1805 में ट्राफलगर का युद्ध हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपका कि ट्राफलगर के युद्ध में नेपोलियन को किसने हराया? ट्राफलगर के युद्ध में नेपोलियन को किसने हराया था? वो हराया था एडमिरल नेल्सन ने, एडमिरल नेल्सन ने। ठीक है, किसने हराया था? एडमिरल नेल्सन ने। 36 नंबर क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिस का युद्ध कब हुआ? जो ऑस्ट्रेलिस है उसका युद्ध कब हुआ था? 1805 में ही हुआ था। जितना भी क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं सारा काम आंसर करा चुके हैं, बस अगर आप लॉन्ग आंसर को देखे रहते तो इतना कुछ आपको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता। 37 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिस का युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? वो है तीनों सम्राटों का युद्ध, तीन सम्राटों का युद्ध। 38 नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीप व्यवस्था किसने लागू की? महाद्वीप व्यवस्था किसने लागू की? वो किया था नेपोलियन ने। महाद्वीप व्यवस्था किसने लागू की? नेपोलियन ने किया था। 39 नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय व्यवस्था कब लागू की गई? महाद्वीपीय व्यवस्था कब लागू की? एक तो आपने नेपोलियन देख लिया किसके द्वारा लागू किया गया, और कब लागू किया गया था? वो किया गया था 1806 ईस्वी में। 40 नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाद्वीपीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन के व्यापार को समाप्त करना, ब्रिटेन के व्यापार को समाप्त करना, ताकि जो ब्रिटेन है वो यूरोप में व्यापार ना कर सके। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन आपका कि नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कब किया? नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कब किया था? 1812 में। 1812 में इसका एक अभियान चलाया गया था, रूस अभियान। ठीक है, वहीं पर इसका क्या कह सकते हैं, इसका पतन एक बार हुआ था। 1812 ईस्वी में नेपोलियन का एक बार पतन हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नेपोलियन की रूस नीति की असफलता का मुख्य कारण क्या था? नेपोलियन की जो रूस नीति थी उसकी असफलता का क्या कारण थे? वो था भीषण सर्दी एवं रसद की समस्या, क्योंकि रसिया में बहुत ज़्यादा सर्दी था उस टाइम में, और रसद की समस्या मतलब जब रूस के सैनिक पीछे हटते थे तो वो लोग घर, खाना, पानी सबको जलाते जलाते जाते थे। ठीक है, सबको जलाते जलाते जाते थे, जिसके कारण जो नेपोलियन की सेना थी उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, पहनने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए जगह नहीं। ठीक है, तो इस कारण ठंडे से बहुत सारे इसको सेना मारे गए थे। रसद मतलब होता है खाना पीना, दवाई, ये सब कुछ। ठीक है, जो सेना के लिए यूज किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि लाइप्जिग का युद्ध कब हुआ? लाइप्जिग का युद्ध कब हुआ? 1813 में। ये सब आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। 44 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लाइप्जिग का युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? वो राष्ट्रों का युद्ध, राष्ट्रों का युद्ध। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी जाकर के पीडीएफ आपको मिलेगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन को पहली बार कहाँ निर्वासित किया गया? पहली बार इसको कहाँ पर रखा गया था? वो रखा गया था एल्बा द्वीप पर। कहाँ पर? एल्बा द्वीप पर। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ? वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वो होता 18 जून 1815 को। ये क्वेश्चन का आंसर भी हम करा चुके हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि वाटरलू का युद्ध कहाँ हुआ था? वाटरलू का युद्ध कहाँ हुआ था? बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम में वाटरलू का युद्ध हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन है कि वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को किसने हराया था? वो हराया था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और ब्लूसर। ये प्रसा का था और ये ब्रिटेन का था। तो ये चीज़ आपको हम पहले बता चुके हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि वाटरलू के बाद नेपोलियन को कहाँ निर्वासित किया गया? वाटरलू के बाद जब पहली बार वो हारा उसके बाद उसको कहाँ पर रखा गया? वो रखा गया सेंट हेलेना द्वीप पर। एक बार आपने देखा कि एल्बा द्वीप पर रखा गया था, और दूसरी बार जब ये 1815 में हारता है तो इसको सेंट हेलेना द्वीप पर रखा जाता है, और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है 1821 में। ठीक है, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? वो हुआ था 1821 में, इसी हेलेना द्वीप पर, सेंट हेलेना द्वीप पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारा आज का टॉप 50 क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दिए, और चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। और साथ में जो आपका 15 नंबर वाला सारा क्वेश्चन का आंसर है
वो भी हम कंप्लीट करा चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए और वहाँ से तैयारी आप लोग कर सकते हैं। एक बार जाके चेक कीजिए कि वहाँ पर किस तरह से बताया जाता है, तो जाके एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे तैयारी करके जा सके। और सेट 2 के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, सेट 2 या फिर पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।